चलिए जी शुरू करते हैं फिर। पिछला कोई डाउट है स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स के रिगार्डिंग? कोई डाउट किसी का? नहीं? चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, इसके बारे में लिख लो। इन डेटा स्ट्रक्चर्स we study about different structures that can hold data we choose a certain data structure कॉपी पेन ले लो। we choose a certain data structure depends on the operation data structure that depends on the operation that we want to perform, or the time it will take to perform that operation. अब देखो डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम सिंपली एक वर्ड से समझें तो दैट इज अ स्ट्रक्चर इन विच यू वांट टू स्टोर द डेटा। अब ये टॉपिक तो आप पढ़ चुके हो जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ये सुनो, जब वेरिएबल पढ़ा तो वो भी तो एक तरह का कहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर है। एक वेरिएबल आपका डाटा स्टोर करेगा तो दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम एक डाटा को स्टोर करने की नहीं है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है? जब हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं। डानो के यहाँ तक ये। अब डेटा का साइज हम कितना बात कर रहे हैं, कोई आइडिया है? वाई वी नीड दिस टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर अलग से पढ़ने के लिए? आपके दिमाग डाटा का साइज क्या? कितना? केबीज? फोटो खींचते हो केबी होती है? एक फोटो खींचते हो केबी में खींचते हो? हाई रेजोल्यूशन चाहिए फोटो, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एमबी तो वैसी होती है बेटा। नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट की फोटो खींचता हूँ वो 5 MB की होती है मेरे कैमरा में, क्योंकि आप हाई रेजोल्यूशन खींच रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आप सिंपल डेटा की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। मैं आपसे फोटो वीडियो की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट डेटा की। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, कितना बड़ा डेटा? क्या दिमाग में साइज है? अनलिमिटेड कितना? कोई तो लिमिट होगी जो तुम्हारे दिमाग में है साइज। नंबर पूछ रहा हूं, कितने नंबर? 8 to 10, 8 से 10 नंबर। हाँ नंबर ही है, इंटीजर नंबर है। कितने? 8 10 और नहीं, थोड़ा और बड़ा। थोड़ा और बड़ा कुछ डाटा है दिमाग में? भाई तुम्हारे पास कितना डेटा है? तुम कितना सोच रहे हो डेटा के बारे में? इतना अनलिमिटेड में ना सोचो कि तुम कर ही ना सको स्टोर। आप ये ध्यान दो कि जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं यहां डेटाबेस इन्वॉल्व ही नहीं है। पहले बात तो ये ध्यान रहे। जो डाटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहां पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा दैट वुड बी स्टोर्ड इन द रैम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। आगे बात समझ? हम उस डेटा की बात कर रहे हैं, डाटाबेस की बात ही मत करो, हार्ड डिस्क की बात ही मत करो, क्योंकि हार्ड डिस्क और उसकी बात हम कर भी नहीं रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? उस डेटा की जो रैम पे आके आप
मैनिपुलेट करेंगे। क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी? अब ये बताओ कि अगर मैं इस तरह के डेटा की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में कितना बड़ा डेटा है, सोच कितनी बड़ी है आपकी? 8 से 10 बस। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में क्लास में कितने बच्चे होंगे तुम्हारी क्लास में? 50। कौन सा सब्जेक्ट है? बीसीए? कौन सा कॉलेज है? तो सेक्शन की बात कर रहे हो एक की? अच्छा, नहीं, पूरी क्लास की बात करो। कितने होंगे? 120। ओके जी, तो 120 बच्चों का मार्क्स भी कहीं ना कहीं स्टोर होते होंगे, और अगर मुझे उसको सॉर्ट करना पड़ जाए, या 120 स्टूडेंट्स का रोल नंबर कहीं ना कहीं होगा और मुझे उस पर सर्च करना पड़ जाए, तो आप खुद देखो आप कितने डेटा पे काम कर रहे हो। एंड दैट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 120 बच्चे तो हैं ही हैं, हाँ है ना? 120 तो होंगे ही। और तुम्हारे कॉलेज में होता है कि एक कॉलेज की बात करूं तो 5000 बच्चा भी हो सकता, 6000 भी हो सकता, 10,000 भी हो सकता। आप जब इतने डेटा पे काम कर रहे हैं, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपका दिमाग कितना बड़ा जा रहा है डेटा की तरफ। आपको थोड़ी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि व्हाई वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर। वरना क्या लगेगा, सर आप एरे भी तो काम करवा रहे हो। क्लैरिटी होगी? एरे भी तो हम काम करवा रहे हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं जी, आप में से खड़ा होके, मतलब मैं इस बच्चे को खड़ा करता हूं, खड़े हो जाइए। नहीं पीछे ही। सो कॉलेज में ना इनमें से किसी का रोल नंबर 14 है। किसका? इसका नहीं है, तो बताओ किसका है? नहीं, मैंने क्वेश्चन ध्यान सुन लो। इनके कॉलेजेस, इनका जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है, उसमें से किसी का रोल नंबर 14 है। मुझे उस बच्चे का नाम ढूंढ के बताओ। हाँ, पर इनमें से है किसी का? मैं तो इन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं। पूछ ले, कोई नहीं बोलेगा। कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं है ये, बता दो किसका है। तो पूछ, कौन मना कर रहा है? वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? बोलो, पूछो। तू छोटी में ढूंढ पा रहा तो बड़ी में क्या ढूंढेगा? तो मुझे छोटी क्यों नहीं है पॉसिबल? मतलब तुम तो कह रहे हो सर्चिंग ही पॉसिबल नहीं है। लगाओ टाइम। मैंने कौन सा आपको मना किया टाइम ना लगाने से? मना किया है? मैंने कहा है मुझे आधे सेकंड में आंसर बता। टाइम लिमिट दी बेटा? क्या कहा मैंने? तो पूछ ले। थोड़ा कॉपरेट ये करो, देख लो उसकी तरफ, बेचारे की तरफ। अब बेचारे को सारे के नाम भी थोड़ा पता होंगे। ऐसे नहीं बताएगा कोई, एक करके पूछेगा तो बताना। हाँ पूछ। देखा, सर्चिंग के खराब वाला मेरा बंदा है। 10 से पूछा, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं। पूछा इसने, ये देखो वैसे ही नहीं है। जल्दी किसने कहा पूछने के लिए? कहा तो फिर क्या जल्दी है कोई जल्दी? तो फिर जितना टाइम लगेगा पूछने के लिए लगेगा, जितना टाइम मुझे सर्च करने में लगेगा। मैं उसको रिड्यूस कैसे कर दूं? कैसे कर दूं रिड्यूस? या तो कोई एल्गोरिथम बनाऊंगा जो इजी तरीका मेरे लिए बनाए, या एग्जैक्टली मेरे पास जो तरीका है उसको जितना टाइम लगेगा, मैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। बैठिए जी। अब आप जितने भी पर्सन बैठे हैं, जितनी जगह आप घेर रहे हैं बैठने के लिए, अब इसकी आधी जगह में बैठो, इसकी हाफ जगह में बैठो, हाफ बेंचेस खाली छोड़ दो। है पॉसिबल? इतनी जगह में कोई बैठ जाएगा? एक जितना तू हिला, बताओ जी, पॉसिबल है? थोड़ा हो जाएगा एडजस्ट, पर सारा एडजस्ट क्यों नहीं पॉसिबल?
जितनी डाटा को स्पेस चाहिए वो उतनी स्पेस लेगा, उससे कम में आप काम नहीं कर सकते। क्लैरिटी हो गई? इसका मतलब कि मैंने आपको यह बताया कि डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक ये टेक्निक है कि हम यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपका डाटा स्टोर करता है। अब मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाटा को स्टोर करना मेरा पर्पस नहीं है, डाटा को स्टोर कर कर मैनिपुलेट करना भी मेरा पर्पस है ना। एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, किचन देखिए अपनी घर की, दालें वगैरह सामान पड़ा होता देखी हैं, जगह लेती हैं वो। ओके, सो आटा पता है ना सारों को, नॉर्मल आटा कितनी जगह लिया उसने घर पे? कितना एरिया लिया होगा उसने घर पे? नॉर्मली ड्रम तो हमारे गोल ही होते हैं, और 1 किलो का तो होगा नहीं। क्यों? 20 किलो का, मे बी फैमिली बड़ी हो तो 50 किलो का, मतलब वो रेडियस वाइज ज़्यादा होगा। थोड़ा स्क्वायर में लेकर चलें तो 2 स्क्वायर फीट या एग्जैक्टली 3 स्क्वायर फीट की जगह तो घेरेगा। डन हो गया? अब अगर मैं कहूं कि आपने सारे सामान को स्टोर कर दिया, क्या यही पर्पस था आपके किचन में चीज़ों को रखने का? उसको यूज करने का भी पर्पस था, हाँ है ना। अब अगर यूज करने का पर्पस था तो आप अगर, अच्छा कौन किचन को नहीं जानता अपनी कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है? एक और कोई है जो नहीं जानता? देखो आप काम नहीं करोगे घर में, किचन में काम नहीं करोगे तो हम नहीं जानते, सीधी सी बात है। तो कौन नहीं जानता? ओके, तो अगर मैं इन दोनों को भेजूँ उनके किचन में कि जाओ बेटा आज ये वाला सामान लेकर आओ, तो सामान पता है इनको, पर क्या इनको ये पता है कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं ना। तो ये सारे कबर्ड्स खोल के देखेंगे, ये सारी जगह खोल के देखेंगे जब तक इनको सामान नहीं मिल जाता। ये सुनो, अब क्या ये नहीं कह सकते कि सामान कम नहीं रख सकते आप? इतना सारा सामान रख दिया घर में, ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा है? बोलेंगे ऐसे? नहीं। क्यों? जितनी जरूरत है एग्जैक्टली रखा हुआ है सारा सामान। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को जहां मैंने अपने डाटा को स्टोर किया है, सिर्फ स्टोरेज इज नॉट द पर्पस। मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कोई ना कोई चीज को यूज जरूर करता हूं। यूज करूंगा तभी जब मैं उसको क्या कर पाऊं? सर्च कर पाऊं, हाँ या ना। तभी मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा मेन पर्पस है। इसलिए आप क्या पढ़ते हो? डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, हीप, हैश, ये सब कुछ क्यों पढ़ते हो? ये रीजन है क्योंकि हर स्ट्रक्चर का अपना एक एप्लीकेशन है कि इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं देखूं स्टोरेज के एंगल से तो हर चीज तो स्टोर ही हो रही है, डिफरेंस तो है नहीं है, पर मुझे डिफरेंस कब नजर आएगा? जब मैं उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये मेरा मेन पर्पस है, डाटा को स्टोर करना और डाटा को मैनिपुलेट करना। ठीक हो गया? अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं जी सामने कि मैंने ना बुक्स ली हैं और बुक्स को मैंने ऐसे स्टोर किया, एक के ऊपर एक। पहली बुक, उसके ऊपर दूसरी बुक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8। ठीक हो गया? और हर एक बुक ना 5 kg की है, हर एक बुक 5 kg की है। ठीक है? तो तरीका ठीक है स्टोर करने का। नीचे की बुक बिल्कुल निकलेगी जी, आपको निकालना नहीं आता तो वो कुछ नहीं कह सकते, आप बिल्कुल निकलेगी। निकल जाएगी ना, तो निकल जाएगी, क्या प्रॉब्लम थी? आसान का मतलब क्या? बच्चे के लिए तो ये बुक भी निकालना मुश्किल हो जाएगी, तो वो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर है, अब कैसे निकाल लेते हो। बट ऐसे रखिए, कोई गलती की है क्या बुक रखने में? गलती कोई नहीं है। ठीक है, कोई आसान तरीका, मतलब आप
ऐसे कह रहे हैं, ऐसे रखता बुक्स को? ओके, तो मुझे ये बुक्स रखनी थी इस वाली शेल्फ पे, आ जाएंगी? जगह है, इतनी शेल्फ ले लो, इतनी शेल्फ पे रखनी है बस। और बुक का स्टैक कितना आएगी? इसलिए मैंने ऐसे रखी थी, जगह नहीं थी मेरे पास। ठीक है, और कुछ हो जाएगा ना? अब मुझे अगर ये पहली बुक निकालनी हो, क्या करूंगा? ऊपर वाली सारी मुझे निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं पहली वाली बुक निकाल सकता हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है यहां पे? अब इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? लेस स्पेस लेगा। नुकसान क्या है? मतलब ज्यादा टाइम लगेगा चीज को एक्सेस करने में, पर क्या होगा? लेस स्पेस यूज होगा। तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर में आप यही कंसेप्ट पढ़ते हो बस, टाइम और स्पेस का। ठीक हो गया? जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पेस कम यूज होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्पेस कम लगी और चीज पे ऑपरेशन करने पे टाइम। अब जिस पे तुम्हें एग्जैक्टली टाइम कम लगा, मतलब तुम्हारी स्पेस क्या होगी? ज्यादा ले रहे हो तुम। अब इसी बुक्स को हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई की पर टाइम। तो हमेशा टाइम और स्पेस का इनवर्स रिलेशन होता है इन डेटा स्ट्रक्चर। टाइम और स्पेस का क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा ही होगा। जिसको टाइम कम लगेगा उसको स्पेस, और अगर स्पेस ज्यादा लगी तो टाइम। अब बीइंग अ प्रोग्रामर मेरी प्रायोरिटी क्या है? टाइम की स्पेस या टाइम? सिस्टम पे डिपेंड करेगा। ओके, चलो तुमसे पूछ लेते हैं सारों से। अब तुम भी एक यूजर हो, मोबाइल की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ऐप खोलते हो अपनी। जब क्लिक कर देते हो एक बटन पे, तुम्हारी पेशेंस लेवल कितनी है? 0 है ना? मतलब तुम तो ऐसे हो कि नैनो सेकंड में काम करोगे, कि क्लिक करूं और वहां आ जाए, टाइम लगे ही ना। पर अगर टाइम लग रहा है, नेट की स्पीड भी अच्छी है आपकी, सब कुछ अच्छा है, पर वो एप्लीकेशन ही स्लो है, तो ठीक है आपके लिए? एग्रीड है आपके लिए? एज ए यूजर सॉफ्टवेयर अच्छा है? नहीं है। क्यों? टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब आपके लिए टाइम की प्रायोरिटी, पर स्पेस बड़ी कम लग रही है पीछे। रैम पे स्पेस बहुत कम ले रहा है वो, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? टाइम। अब बात समझ आई? मतलब हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, टाइम स्पेस का बैलेंस करके चलो, बट भाई मेरा यूजर क्या चाहता है? मैं बोल रहा हूं यूजर को 1 MB की जगह लग रही है, तभी कह रहे नहीं 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 नहीं, टाइम 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 होना चाहिए। अच्छा, इसलिए ज्यादातर अपने एल्गोरिथम्स को आप किस पे फोकस करवाते हो? टाइम कंप्लेक्सिटी पे, कि उस एल्गोरिथम को टाइम कम से कम लगना चाहिए काम करते हुए। आप पहली बारी उस स्पेस पे ध्यान देते ही नहीं हो। क्लियर हो गया? आप स्पेस पे ध्यान नहीं देते हो। अब कौन आप में से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता? नहीं, गारंटी मत लो ना सारों की, करते हो ना? तुम्हारी एक क्वेरी, एक प्रॉम्प्ट कितने गैलन्स ऑफ लीटर वाटर वेस्ट करती है तुम्हें पता? तब भी नहीं हटते। अब तुमने रिक्वायरमेंट बना ली है, कितना बड़ा डेटा सेंटर मेंटेन करना पड़ रहा है उनको, और कितना उस सिस्टम को कूल करना पड़ रहा है ताकि तुम्हें एक रिजल्ट आ सके। पर सर हम तो लालची है ना, हमें तो पसंद है ना एग्जैक्टली कि हमें रिजल्ट 1 सेकंड में मिल जाए। हमारे पास टाइम नहीं है सर इतना रिसर्च करने का कि हम बुक उठा के देखें आंसर क्या है। हमारे पास अब इतना टाइम भी नहीं कि हम गूगल डाल के देखें आंसर क्या है। अब तो चैट जीपीटी आ गया, सीधा प्रॉम्प्ट डालो और वो आंसर बता देगा, और लिखा भी है कि आंसर गलत हो सकता है, पर हम तो सही मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग करने का भी टाइम नहीं है।
ठीक बोल रहा हूँ? करते हम सारे ऐसे, हम आंसर रीचेक करते हैं कि जेमिनाई भी आ गया उसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी, कोई और आ गया उसमें भी चेक कर लेते हैं एक बारी। सर उतना टाइम लगाना पड़ेगा? नहीं सर, सही दे रहा आंसर। मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या बेटा? और बीइंग अ प्रोग्रामर, जब मैं ऐसे लालची यूजर के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं जिनको टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है कि टाइम कम से कम लगना चाहिए, तो मेरे एल्गोरिथम भी किस पे फोकस करते हैं? मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी पे, स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे नहीं करते। मैं यूज ही नहीं करूंगा इतना, मैं कोई और ऑल्टरनेट तरीका बना दूंगा कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरी इंक्रीज करवा दूं, स्पेस का मैं इंक्रीज करवा दूं, पर टाइम क्या होना चाहिए? कम से कम लगना चाहिए। दैट इज व्हाट माय टारगेट इज। इसलिए आप जब भी आपने ये डेटा स्ट्रक्चर में कॉलेज में पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में कि टाइम कम से कम लगना चाहिए, टाइम कम से कम लगना चाहिए, पर कम लगना क्यों चाहिए? क्लैरिटी होगी किसके लिए? हाँ, थोड़ा एग्जेक्टिव ऐड करो, लालची यूजर के लिए जो टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है। पर बात समझ आ गई? उसको स्पेस से मतलब नहीं है, आप उसको बता दो ना स्पेस कम से कम ली है और टाइम ज़्यादा ले रहा है, वो आपको सॉफ्टवेयर छोड़ देगा, क्योंकि उसे किससे मतलब है? टाइम से। अब मेरे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ना शुरू करेंगे वो हमने बनाई नहीं है, जो बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हम उस पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो हमारे डेटा के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। डन हो गया? तो वी विल स्टार्ट द टॉपिक विद द एरेज। अगर हम एरेज की बात करें तो एरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ डेटा स्ट्रक्चर? बताओ जी, एरेज को एज अ डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करते हैं? कि एरे में हम क्या कर सकते हैं? कहीं वैल्यू स्टोर करें, कहीं से भी वैल्यू एग्जैक्टली सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी हम कोई ऑपरेट कर सकते हैं, रैंडम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ये सुनो। बट क्या उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं? क्या एरे में इतनी पावर है कि एरे की उस वैल्यू को मैं डिलीट कर सकूं? कर सकते हैं। कैसे जी? कैसे करेंगे? ये बेटा मैंने 5 का एरे बना दिया, मान लो कहीं से भी इसमें वैल्यूज आ गई, यूजर ने डाल दी या हमने डाल दी, वैल्यूज आ गई। अब मैं 50 को डिलीट कैसे करूं? मतलब वहां पर कोई और वैल्यू डाल, वो तो ओवरराइट हुआ, मैं इस वैल्यू को डिलीट तो नहीं कर पाया ना। क्लैरिटी होगी? हाँ या ना? क्या मैं इस 5 के एरे को 4 बना सकता हूं, इस लोकेशन को उड़ा दूं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि सी लैंग्वेज में एरेज आर स्टैटिक, और क्योंकि ये स्टैटिक है तो एक बार मैंने उसको मेमोरी दे दी तब तक वो मेमोरी रहेगी जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये इसका मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये आपके पास मेमोरी स्टैंड करेगी, तो क्या हो गया? स्टैटिक। तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर को तब इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन यू वांट टू स्टोर द डेटा एंड व्हेन यू नो कि योर डेटा इज समहाउ फिक्स्ड, कि आप 50 पे ही काम कर रहे हो, आप 60 डेटा पे ही काम कर रहे हो, आप 100 डेटा पे ही काम कर रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस एरे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहते हो सर अभी तो मेरा डेटा 10 का था, अब यूजर कहता है 10 और चाहिए, तब एरे इज नॉट अ गुड डेटा स्ट्रक्चर जिस पे अप्लाई करो, क्योंकि आप तो पहले कह दोगे यूजर को भी पहले ही बता दे भाई कितने का तुझे डाटा स्टोर करवाना, 20 चाहिए, 50 चाहिए कि 100 चाहिए। अगर उसने मुझे कह दिया कि 100 चाहिए, मैं 100 का एरे बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, पर अब 100 के हिसाब से 2 बाइट्स के हिसाब से 200 बाइट्स मेरी मेमोरी क्या हो जाएगी? रिजर्व हो जाएगी। ये सुनो, अब यूजर इसमें से कम इस्तेमाल करता है और मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं करता तो नुकसान तो हमारा ही है। प्रोग्राम स्पेस ज़्यादा ले रहा है, हाँ है ना? स्पेस क्या ले रहा है? ये ज़्यादा ले रहा है, तो ये दिस इज नॉट अ मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम, ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। पर हम कुछ कर सकते हैं इसका? कुछ नहीं कर सकते। एरेज एक इनबिल्ट है, जैसा है आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, जहां अप्लाई करोगे वैसे ही अप्लाई सीखना पड़ेगा। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये तो ये एरेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे काम करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करेंगे, एक्सेस करेंगे, एवरीथिंग वी हैव डन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टैक।
तो स्टैक को हम क्या पिक्चराइज करते हैं? ऐसे। स्टैक को हम ऐसे पिक्चराइज करते हैं, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं ये स्टैक है, कह सकता हूं हाँ या ना? कह भी सकता हूं और नहीं भी कह सकता, कह भी सकता हूं नहीं भी कह सकता। क्लियर हो गया? इतनी हैरानी से मत देखो, ऐसा है। अब तुमने बुक्स में भी ऐसी पढ़ा है, टीचर ने भी ऐसी पढ़ा है, थोड़ा और सोच डालनी है हमने अपनी इसमें। स्टैक वो चीज होती है जिसपे आपका एक प्रिंसिपल लगता है लीफो, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी आज इस कंसेप्ट को समझेंगे, कल लिखेंगे इसके बारे में, पर आज कंसेप्ट समझेंगे पहले कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर है क्या, पूरे में हम पढ़ क्या रहे हैं। आज फोकस वहां पे हमारा, ठीक है? सो आज इंट्रो लेक्चर है डीएस का, कि आप जितने डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए हैं अपने लैंग्वेजेस के अंदर, हम आज उसको एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो चीजें करते क्या हैं, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर ये प्रिंसिपल इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो हो रहा है तो ये स्टैक है, वरना ये स्टैक, बस सिंपल सा रूल है। और स्टैक की कोई ना फोटो नहीं है कि ऐसे ही होता है स्टैक, ऐसे समझने में आसान होता है, और हम रियल लाइफ में इंग्लिश में कहते भी हमने स्टैक कर दिया, तो हम ऐसा समझते हैं। अब तुम बैठे हो स्टैक की तरह, बैठे हो स्टैक की तरह बैठे हो, कह भी सकता हूं अगर मैं तुम पे ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दूं, लास्ट में कौन आया तो मैं कह दूंगा सबसे पहले यही जाएगा, फिर सेकंड लास्ट कौन आया, फिर कह दूं वो जाएगा, और जो फर्स्ट में आया था वो लास्ट में जाएगा। मतलब क्या अप्लाई करा दिया? स्टैक। तो स्टैक डायग्राम ये नहीं है, ये रूल मैटर करता। अब मैं कह दूं आपका एरेज, एरेज आर स्टैक, गलत है कि सही है? कुछ भी कह सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो सही नहीं है, क्योंकि एरे में कहीं पे वैल्यू डाल देते हैं, कहीं से वैल्यू, बट एरेज को हम स्टैक की तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर मैं उसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करवाऊंगा? लीफो की तरह, लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह, देन इट वुड बी अ स्टैक, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्टैक। क्लियर हो गया यहां तक? ये अब स्टैक को हम पढ़ते हैं तो स्टैक में ये प्रिंसिपल अलाउ होता है। अब अगर मैंने एक और डायग्राम बना दिया आपके सामने, ये रहा जी, एंड दिस इज व्हाट वी से द क्यू। क्या होता है जी क्यू? दैट इज अ प्रिंसिपल। क्यू क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जो फॉलो करता है प्रिंसिपल फर्स्ट इन। तो अब ये मेरा क्यू है, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 क्यू है कि नहीं है? हो सकता है। अगर सर आप रूल लगाओगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो मैं उसे क्यू कह दूंगा। अब लाइन लगाते हैं ना हम कहीं पे, तो लाइन में सबसे पहले हम किसको सर्व करते हैं? जब पहले वाला काम हो जाए तो वो हट जाएगा, फिर अगले वाले को सर्व करेंगे। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट? क्यू। रियल लाइफ में वो क्यू के अलावा आपने कभी कोई क्यू का फंडा अप्लाई किया है? अपने टाइम टेबल में, अपने रियल लाइफ में कहीं फॉलो किया है? कॉलेज रोल नंबर में क्या फॉलो होता है? वो तो रोल नंबर्स होते हैं, वो तो टीचर की मर्जी है जहां से मुझे बुलाना है। कई बार आप कहते हो कि सर प्लीज़ मुझे जल्दी है तो मेरा एक्सेप्ट कर लो, और फिर टीचर सुनो कि बेटा मैं तो क्यू के थ्रू लूँगा, फिर जो अंदर से भाव हैं वो बोलते नहीं हो, बस भाव रह जाते हैं कि क्या हो गया अगर मेरा रोल नंबर पहले लेते तो। पर क्यूज आर व्हाट? फर्स्ट इन। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि रियल लाइफ में कहीं फॉलो करते हो क्यू को? कहाँ जी? टिकट काउंटर रिसेंटली कब फॉलो किया था? कौन सा टिकट काउंटर? आपने कौन से टिकट? मैं तो आज तक सब कुछ ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। हाँ तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जनरेशन की बात करूँ तो पिछली बात करनी शुरू कर देते हो। अभी की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में तुमने एग्जैक्टली कहीं पे फॉलो किया है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। क्यू को रियल लाइफ में किया है? ऑनलाइन में भी तो क्यू सिस्टम चलता ही है। कैसे जी? जैसे अगर टिकट बुक करवाई है, कौन सी टिकट बुक कराई है? ट्रेन की टिकट, ट्रेन की टिकट बुक कराई है, ओके जी। तो फिर जिसने पहले टिकट बुक कराई होगी रिजर्वेशन, वो उसको पहले मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। ऊपर डिपेंड होता
बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अब एग्जैक्टली रूल ये भी बन गया है कि अगर आप बुजुर्ग नहीं हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है, आपको लोअर बर्थ नहीं मिलेगा, आप जितना मर्जी मांग लो, और आपकी रिजर्वेशन चल जाएगी वेटिंग में, अगर आपकी प्रायोरिटी भी लोअर बर्थ की है, चाहे ऊपर बर्थ खाली पड़ी हुई है सारी, तब भी तुम कहाँ जाओगे? वेटिंग में। तो अब ऐसा रूल तो नहीं कह सकता मैं, पहले होता तो ज़रूर कहता कि ऐसा रूल था, अब नहीं है ऐसा। कैसे? कह सकते हैं, कॉल सेंटर जिसने पहले कॉल की उसकी पहले कॉल आंसर होगी। हाँ वहाँ मैं कह सकता हूँ, वहाँ हम प्रायोरिटी बेस नहीं ले सकते। और कुछ? प्रिंटिंग, हाँ प्रिंटिंग के अंदर कमांड दी है, आपका प्रिंटर भी क्यू को फॉलो करता है। और कुछ? तुम्हारा जिगरी प्यारा कौन है? मोबाइल डिवाइस, जो ऐप पहले खोली है वही खुलेगी, जो इंस्ट्रक्शन तुमने दिया है वही पहले एग्जीक्यूट करेगी, खत्म होना हो पर पहले एग्जीक्यूट करेगी। एक ही ऐप के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन दे दी तुमने तो 1 बाय 1 ही प्रोसेस की जाएगी, उसको रैंडम प्रोसेसिंग नहीं चलेगी। हाँ है ना? कैसे भूल गए मोबाइल को? नहीं देते इंस्ट्रक्शन? टेक्निकली देखना शुरू करो, जो डिवाइस यूज करते हो, गलत नहीं है यूज करना, बट टेक्निकली देखना शुरू करो। दैट इज वन ऑफ दी व्हाट एग्जैक्टली? क्यू। ठीक हो गया? वो मेरा क्यू है। इवन अगर आप देखते हो, दैट इज, गाने सुनते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्यू। वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जब इंक्रीज करोगे ऐसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ऐसे ही डिक्रीज होगा। रैंडम कुछ नहीं है, नहीं नहीं, आप जो मर्जी करो। यहाँ पे एक्सेसिंग कैसे हो रही है? मैं यहाँ पे इंसर्ट डिलीट थोड़ा कर रहा हूँ कुछ। इवन आप ये देखते हो कि आपके पास अगर आपने कभी एम्पलीफायर को देखा हो, एम्पलीफायर में एक वॉल्यूम बटन होता है ना, तो कई बार क्या होता है, वॉल्यूम बटन रुक जाता है, फिर पीछे आना पड़ता है उसको, फिर आप फिर से पीछे करते हो, करते नहीं करते? दैट इज एग्जाम्पल व्हाट, कि मैं आगे गया था पर आगे कि मैं रुक गया, मुझे उसे रीसेट करना पड़ेगा और फिर से मैं दोबारा उसमें एंट्री कर सकता हूँ। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? क्यू। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो आप क्यू में इस्तेमाल करते हो, जो डाटा की प्रोसेसिंग करते हुए भी हम क्यू में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। फिर अगर इतना सारा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर था, इतना सब कुछ था, तो हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? स्टैक था, क्यूज था, व्हाई आई नीड अ लिंक लिस्ट? अगली वैल्यू को पॉइंट या स्टोर करने के लिए। ऐसा काम क्यों करूंगा मैं? मतलब तुम्हारे दिमाग में ना एक इमेज है लिंक लिस्ट की, है ना, ये है कि नहीं? क्या ये लिंक लिस्ट है? क्या ये लिंक लिस्ट है? कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। इसको स्टैक भी कह सकता हूं, इसको क्यू भी कह सकता हूं, इसको लिंक लिस्ट भी कह सकता हूं। ठीक हो गया? आज दिमाग खराब करना है मुझे, तुम्हारा ध्यान रखना है इस चीज का, इसलिए मैं क्लास लगा रहे हैं कि समझ जाओ जो तुमने फिक्स कर रखी हैं चीजें, डेटा स्ट्रक्चर्स, वो नहीं है। आप इसको लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको स्टैक भी कह सकते हैं, आप इसे क्यू भी कह सकते हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है? जब साइज फिक्स ना हो तो आप एरे यूज कर लो। तो फिर आप ऐसा करो कि एरे किसकी बात कर रहे हैं हम? सी लैंग्वेज की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझो, एरे किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एरेज में, तो वहां पे साइज फिक्स देना पड़ता है, पर लिंक लिस्ट की मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी सी लैंग्वेज के अंदर? ऐसा काम मैं क्यों करना चाहूंगा? इट्स नॉट अबाउट हीप। मुझे तो टेक्निकली मेमोरी से मतलब ही नहीं है, मुझे तो मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए, डाटा को प्रॉपर स्टोरेज मिलनी चाहिए। हाँ जी। हम किसी भी पॉइंट पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमें
एरे में भी कर लेते, अरे में हम बीच में नहीं गुजर शिफ्ट कर देते। अब आप एरे की तरह बैठे हैं, कोई आ गया उसको बोलना यहीं बैठना है, क्या करोगे? तो एरे में भी शिफ्ट करा लेते। एरे आपके पास है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं 1 और 2, कोई कहता है मुझे 1 2 के बीच में ही बैठना है, क्या करोगे? 2 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे और नई वैल्यू को यहाँ ले आओगे। कर सकते हैं इसमें अगर जगह है तो, वी कैन डू इट। लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो बोलो बोलो। हाँ, वही बात हो रही है कि जब एरे प्रॉब्लम क्या था सी लैंग्वेज में, कि अगर मैंने एक बार एरे का साइज फिक्स कर दिया तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि एरे में मैं चाहता हूं ये लोकेशन ही उड़ा दूं, ये काम हम नहीं कर सकते बिकॉज एरेज आर स्टैटिक। बट लिंक लिस्ट में ये सारी मेमोरी क्या होती है? डायनामिकली एलोकेट होती है। और जब मैं डायनामिकली एलोकेट कहता हूं, इसका मतलब क्या है कि हर मेमोरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसको एलोकेट एंड डी एलोकेट किया जा सकता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। डन है यहां तक ये? तो ये तरीका है क्योंकि हम लिंक लिस्ट का क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब लिंक लिस्ट एक ऐसा फंडा है जिसमें हमारे पास ये पॉइंट आउट करेगा दूसरे को, दूसरा करेगा तीसरे को, तीसरा करेगा अगले को। तो इनकी जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में की जाती है। मतलब अगर एक का एड्रेस 100 हो गया तो अगले का 102 या 104 साथ में नहीं होगा, कहीं दूर भी हो सकता, 200 भी हो सकता, अगले का 300 भी हो सकता, अगले का 400 भी हो सकता। मतलब दूर दूर पड़े हुए हैं, बस एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं ताकि एक सीक्वेंस सेट हो सके। आई थिंक क्लियर? ये फायदा है हमारे लिंक लिस्ट बनाने का। अब लिंक लिस्ट में आप इसको स्टैक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और रैंडम कहीं भी एलिमेंट कहीं भी डाल सकते हो। क्लैरिटी है यहां तक के? पर लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई एक पर्सन होगा, जैसे मैंने स्टार्ट ले लिया, वो पहले वाले को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा, और पहले वाला किसे कर रहा है? पर पहले वाले का कोई नाम नहीं है। दूसरा किसे कर रहा है? तीसरा किसे करेगा? और लास्ट तक जो भी होगा वो पॉइंट आउट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली सेकेंड लास्ट पे जाना चाहता हूं, जा पाऊंगा? क्योंकि मैं उसका नाम, उसका एड्रेस, पर इसका नाम जानता हूं ना। इससे पहले पे आऊंगा, पहले से फिर अब डाटा तो मैंने स्टोर कर दिया डायनामिकली, और डीएलोकेट भी कर सकता हूं, पर ऐसे डेटा स्टोर की प्रॉब्लम क्या आई? टाइम ज्यादा लगेगा। अगर सेकेंड लास्ट पहुंचना है तो मुझे सारे ही विजिट करने पड़ेंगे, सारे ही स्कैन करने पड़ेंगे। आसान तरीका कोई आसान तरीका? यही काम करना है, पर आसान तरीका कोई? सर्कुलर लिंक है, इससे फर्स्ट को पॉइंट करा देंगे। सो मान के चलते हैं जैसे इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये कर रहा है जी आखिरी वाले को पॉइंट आउट, और फिर यहां से हम कहां जा रहे हैं? पर इससे तब भी तो वही प्रॉब्लम बेटा, सेकेंड लास्ट में मुझे जाना ही पड़ेगा बाय विजिटिंग ऑल द नोड्स। सिर्फ एक एडवांटेज मिला कि मैं आखिरी से कहां जाऊंगा, पर सेकेंड लास्ट में तो मुझे तब भी 2 बार ट्रैवर्स, 2 बार विजिट, 2 बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी। कोई और सॉल्यूशन? कोई और सॉल्यूशन जो थोड़ा आसान हो, जो हम फॉलो कर सकें? एनीवन? सो डबली लिंक लिस्ट, किसके मन में आया था ये आंसर? अब डबली लिंक लिस्ट भी मुझे ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा। डबली लिंक लिस्ट क्या होता? कि एक जो अगले को भी पॉइंट आउट करेगा और पीछे वाले को भी करेगा। चलो जी, हम 4 बना लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये 4 बन गए, तो ये पीछे भी कर रहा है पॉइंट आउट, ये पीछे भी कर रहा है, ये पीछे भी कर रहा है, इसका पीछे तो कुछ भी नहीं है, दैट्स फिनिशिंग। और यहां पे वही स्टार्ट जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अभी भी सेकेंड लास्ट पे डायरेक्टली कैसे पहुंचूं? कैसे पहुंचूं? मतलब पहला सॉल्यूशन था
कि मैं फर्स्ट से शुरू हुआ तो मैं आगे फॉरवर्ड 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 जा सकता हूं, एक बार आगे फॉरवर्ड चल के मैं बैकवर्ड नहीं जा सकता क्योंकि पिछले का एड्रेस इसके पास नहीं है। तो फॉरवर्ड जाके जहां पे खत्म हो गया वहां मैं रुक गया, तो मुझे फिर शुरू करना है तो मुझे स्टार्टिंग से फिर शुरू करना पड़ेगा, है ना। फिर उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि सर मैं आपको यही बताया था कि अगले वाले का एड्रेस क्या है, तो आपको रीसेट होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहां से वहां जा सकते हो, पर पहले वाले के पास हो गया। पर इससे अभी भी सेकंड लास्ट के डायरेक्टली नहीं पहुंच पाया। होगी क्लैरिटी। फिर एक और सोल्यूशन आ गया, क्या आ गया, डबली। अभी भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे एक एक करके ही थर्ड पे जाना पड़ेगा जो सेकंड लास्ट है। सिर्फ एक एडवांटेज ये मिला कि मैं पीछे भी आ सकता हूं, पहले पीछे डबली का ये फायदा हुआ कि आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये वो रोड है कि आगे भी आओ और पीछे भी आओ, सिंगल डायरेक्शन रोड नहीं है। डन हो गया। पर अभी भी डायरेक्टली तो डायरेक्ट एक्शन तो अभी भी नहीं हुई ना। अरे मैं फिर वहीं पे आ गया। अरे बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि अरे आप यूज कर सकते हो, पर अरे का डिसएडवांटेज क्या है, स्टैटिक साइज है, ऐसे रैंडमली अपनी मर्जी से एक नया अटैच नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है उसकी। और कोई सॉल्यूशन? सर्कुलर क्या, डबली सर्कुलर? तो डबली सर्कुलर में यही हुआ, यहां पे इधर आ गया, मतलब तुम आगे पीछे का भी दे रहे हो ऑप्शन और यहां से बिल्कुल कहे डायरेक्टली पीछे भी आ सकते हो, पर डायरेक्टली थर्ड पे कैसे आएंगे? क्वेश्चन तो फिर वहीं स्टैंड करता है मेरा। कर ही रहे हैं, नहीं मतलब सभी के नोट्स का, सभी के नोड का एक में कैसे स्टोर हो जाएगा? और क्या आपको पहले से सारे एड्रेस पता है? अगर पता है तो फिर इसको क्यों यूज कर रहे हो? अरे यूज करो, एड्रेस पता है मतलब पहले से वैल्यू भी पता है कितनी होंगी, है ना। फिर नहीं आया सोल्यूशन, क्या करें? रास्ता ही बंद कर दिया तूने, कर दिया। ऑप्शन तो थी कि लास्ट से फर्स्ट में आता, बंद हो गया। हाँ अब भाई क्वेश्चन समझो, डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस मत बोलो, वन बाय वन। क्वेश्चन क्या है, मुझे थर्ड नोड पे डायरेक्टली आना है। मैं किसी भी नोड पे चाहूं मैं डायरेक्टली जा सकूं। अब मैं सेकंड पे आना है, मैंने क्या बोला उसके बाद अभी लाइन, किसी भी नोड पे आप मुझे कहो कि सर सेकंड पे आना है, तो मैं सेकंड पे डायरेक्टली जा सकूं। समझ में मेरी बात? मैं 1 2 3 4 करके मत जाऊं। ठीक हो गया? क्वेश्चन क्लियर? ये चीज चाहिए मुझे। कैसे होगी लिंक लिस्ट में? हो ही नहीं सकता, लिंक लिस्ट में हो ही नहीं सकता। डायनामिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, कंसेप्ट के अंदर आप ये काम कर ही नहीं सकते, सिंपल रूल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब भी कोई नई मेमोरी एलोकेट करोगे तो वो रैंडमली और डायनामिकली एलोकेट होगी। जब डायनामिकली होगी तो उसका नाम नहीं होगा और उसका एक एड्रेस होगा, वो किसके पास होगा? पीछे वाले के पास होगा, मेरे पास नहीं होगा। आप मुझे कहते हैं सर आप उतने पॉइंटर बना दो, हर पॉइंटर एक एक नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो क्या आपको पता है कितने पॉइंटर बनाऊंगा? और अगर आपको पता है मतलब आपको डाटा भी पता है, और अगर आपको डाटा ही पता है फिर ये क्यों यूज कर रहे हो? अरे यूज करो, क्यों साइज तुम्हें पता ही है। आ रही बात समझ? मतलब अगर मेरे पास 1000 ऐसे स्ट्रक्चर हो गए ना, 1000 डेटा हो गया, अपनी क्लास की बात ले लो, 120 रोल नंबर्स ऐसे लग गए ना, 120 रोल नंबर, तो 120 तक पहुंचने के लिए मुझे सारे टेक्निकल इज ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। कोई और छोटा तरीका? दिस डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एफिशिएंट व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कोई और बेटर डेटा स्ट्रक्चर? एक्सेसिंग, असाइनिंग, कुछ भी करनी हो असाइनिंग ही हो। क्या कर सकते हैं? बाइनरी ट्री कर सकते हैं। वो कैसे हेल्प करेगा जी मुझे? एक्सेसिंग कम हो जाएगी क्योंकि कम
ओके कैसे? दो हाउस में करेंगे। तो मतलब आप बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं ऐसे? पढ़े ना सारों ट्रीज, है ना? तो अब देखते हैं कैसे हेल्प करेगा। हो गया तो बेटा अब अब जैसे हमने स्टूडेंट्स को स्टोर मान के चल 1 से लेकर 120 तक रोल नंबर है और मुझे कुछ स्टोर करना है यहाँ पे। बता दे मैं 3 रोल नंबर ही कैसे स्टोर करूँगा। वन सबसे पहले लेफ्ट में उसको नोट कर सकते हैं और टू ऊपर वाली थ्री या राइट। अब हमें पता है कि अगर हमें छोटे उस पे नंबर पे जाना है तो हम लेफ्ट में जा सकते हैं, बड़े पे जाना तो राइट पे जा सकते हैं। तो उसमें जब हमें सबको एक्सेस सबको ट्रैवल मतलब अब आप बना रहे हो, आपने ट्रीज टॉपिक के अंदर चुना बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री के अंदर आप टॉपिक चुन रहे हो बाइनरी सर्च ट्री। अब ये 1 यहां कैसे आ गया? जब कोई बच्चा एडमिट हुआ होगा सबसे पहले उसका रोल नंबर क्या होगा? तो वो तो रूट होगा। फिर कौन होगा? फिर वो तो यहां होगा। फिर कौन होगा? फिर तो यहां होगा। फिर कौन होगा? वो यहां पे होगा। सर ट्री के नाम पे लिंक लिस्ट बना रहे हो। BST तो कर रहे हैं। अब बात समझ आ रही है? बाइनरी ट्री हम क्यों यूज करते हैं कि डाटा को हाफ में कर दें तो एक्सेसिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट यहां क्या हुआ? एक लाइन में आ गया डाटा। तो अभी लिंक लिस्ट है कि ट्री है? कुछ भी हो सकता है ना। पर मैं बना तो ट्री रहा था जिसके 2 ब्रांचेस ऐसे खिलेगा बेचारा। ये तो एक तरफ ही झुका दिया उन्होंने पूरा। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि तुम जो टेक्निक ये इस्तेमाल कर रहे हो उस केस के अंदर आपका डाटा रूट है छोटा, तो बड़ा डाटा होगा राइट साइड, छोटा कहाँ होगा? बट जो रोल नंबर आते हैं वो रैंडम तो नहीं जनरेट होते ना कि ये आ रहा है इसका रोल नंबर 10, ये आ रहा है इसका 11। ऐसे नहीं होगा। क्या मिलेगा? 1 2 3 4 ऐसा बनेगा ट्री। तभी मैं तुझसे पूछा 1 यहाँ कैसे आ गया अपने आप। क्लियर हो गया? इसीलिए आप एक टॉपिक पढ़ते हो ट्रीज के अंदर। बिकॉज देखो ये सारे टॉपिक्स मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज दीज आर ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स। आप जैसे काम करना शुरू करोगे, आप जैसे ट्रैवर्सिंग करनी शुरू करोगे, आप जैसे सर्चिंग इस्तेमाल करोगे, आपका सब कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी आती है किसी को? आती है निकालनी? बाकी कहीं तो कराया होगा। कितना ट्रैवल्स किया हमने ढूंढने के लिए? तो कितना ट्रैवर्स करेंगे आपको 4 को ढूंढने के लिए? 4n मतलब 4 सेकंड्स लगेंगे। 4 सेकेंड्स ही लगेंगे पक्का? नहीं लाइक 4 टाइम्स हमने सर्च किया ना, पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर हम तो मैं सर्चिंग कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूंगा? पढ़ते हो ना ऑर्डर ऑफ n? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? रटा तो मारा होगा। ऑर्डर ऑफ लॉग n, ऑर्डर ऑफ n सुना तो होगा, सिलेबस में या बुक में देख लिया होगा, चैट जीपीटी में देखा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा ना ये टर्म ओ। दैट्स कॉल्ड बिग ओ नोटेशन। इसको रट्टा नहीं मारते, इसको निकालते हैं हम। वरना मेरे पास कितने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं? कम से कम हम 10 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरे अपने इस टॉपिक के अंदर। तुमने कम पढ़े हैं कॉलेज में, सिलेबस में हमारे ज़्यादा हैं। 10 पढ़ोगे कम से कम, और उसके एटलीस्ट 5 ऑपरेशंस तो हर डेटा स्ट्रक्चर्स के होंगे। कितने हो गए? 50 कंप्लेक्सिटीज पढ़ोगे। 50 कंप्लेक्सिटी की 3 पार्ट्स होते हैं, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट। तो 150 कंप्लेक्सिटीज तुम्हें याद होनी चाहिए। हो जाएंगी? मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है। मैंने पहले कह दी ना, सिर्फ इसका पेपर थोड़ा दे रहे हो, एमसीक्यू सब बाकी भी तो पढ़ रहे हो। सर 150 इसी को याद करेंगे तो बाकी कैसे निकालेंगे? इसलिए निकालना सीखना हमने। क्लियर हो गया? हमने निकालना सीखना कि वो निकलेगा कैसे, उसकी वैल्यू आएगी कैसे। इतना फंडा क्लियर हुआ? डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं इसके साथ, राइट? अब ये जो ट्री झुका हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए एक और ट्री होता है,
विच इज नोन एज व्हाट, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री कहते हैं उसको। 3 रशियन मैथमेटिशियंस के नाम पे रखा गया है ये, उसके इनिशियल लेटर्स के नाम पे रखा गया। दैट्स व्हाट इज नोन एज व्हाट, एवीएल ट्री। इसे हाइट बैलेंसिंग ट्री कहते हैं कि जैसे झुकेगा अपने आप बैलेंस कर लेता है अपने आप को। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, हमें कोडिंग करनी पड़ती है, पर हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं, उसकी भी कम्प्लेक्सिटी सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, पर सारों में 2 ऑपरेशंस, रेदर मैं कहूंगा आपके कुछ ऑपरेशंस कॉमन होते हैं। फर्स्ट इज हाउ वी विल इंसर्ट द डेटा, और इंसर्शन की कंप्लेक्सिटी कितनी है। फिर होता है कि अगर मैं उसमें से कोई डिलीट कर दूं तो डिलीट की कंप्लेक्सिटी कितनी है। अगर मुझे कोई सर्च करना हो कि इसमें है भी कि नहीं है तो क्या करेंगे, सर्चिंग कंप्लेक्सिटी निकालते हैं हम। अगर उसको सॉर्ट करना पड़ जाए तो क्या सॉर्ट कर भी सकते हैं, क्या वो डेटा स्ट्रक्चर अलाउ भी करता है सॉर्ट करने में, और सॉर्ट करते हुए मेरी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? ये सारे ऑपरेशंस मुझे पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा था एटलीस्ट 5 ऑपरेशंस हैं आपके। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आप हर डेटा स्ट्रक्चर पे इंप्लीमेंट करते हो, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस डेटा स्ट्रक्चर पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है और उसको प्रोग्रामिंग में हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जब वो समझाओगे तो फिर हम समझेंगे कि हर एक की कंप्लेक्सिटी कैसे है। तो अगर मुझे पूरा डेटा स्ट्रक्चर समझना है, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, दैट इज मुझे पता होना चाहिए अबाउट माय डेटा स्ट्रक्चर। उस डेटा स्ट्रक्चर का हर एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का एल्गोरिदम क्या है, उस एल्गोरिदम के बेस पे मैं उसकी कंप्लेक्सिटी निकालूंगा, मे बी टाइम कंप्लेक्सिटी और मे बी स्पेस कंप्लेक्सिटी। दिस इज हाउ विल फॉलो एवरीथिंग। पहले मुझे ऑपरेशन समझना, आप ऑपरेशन समझ गए तो उसका एल्गोरिदम समझेंगे, एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सी लैंग्वेज के थ्रू, आप वो समझेंगे, और उसके बाद हम क्या समझेंगे, हर एक की कंप्लेक्सिटी। और कंप्लेक्सिटी तभी क्लैरिटी होगी जब मुझे एल्गोरिथम क्लियर होगा कि एल्गोरिथम में मैंने कितने स्टेप्स लिखे हैं, कितना कोड लिखा है, तभी मैं क्लियर कर सकता हूँ। आ रही मेरी बात समझ की नहीं आ रही? ठीक है जी। तो आज पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसका, लिखिए जी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर इज सर्चिंग। पहले हम डिफरेंट टाइप की सर्चिंग पढ़ लें, फिर सॉर्टिंग पढ़ लें, फिर देखेंगे 1 बाय 1 डेटा स्ट्रक्चर उस पर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब सर्चिंग हम करेंगे सबसे पहले आज, दैट इज ऑन एरेज। तो अगर आपके पास एक एरे है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और मुझे अब इसमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, और वैल्यू सर्च करने का लॉजिक क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ है ना। तो मैंने बच्चे को बोला ना कि बेटा सर्च कर, किसका 14 रोल नंबर है, मुझे ढूंढ के दे, यहाँ पे है कोई बच्चा कि बैठा नहीं बैठा। क्या किया उसने, 1 बाय 1 पूछा, सारों से चेक किया, एंड देन उसने बताया कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक हो गया यहाँ तक ये, राइट। इसका मतलब कि मैं जब सर्चिंग में पहला टेक्निक, जो ये टेक्निक इस बच्चे ने यूज की, उसे कहा जाता है जी लीनियर सर्च। और जब लीनियर सर्च की बात करते हैं, मतलब 1 बाय 1 मैं वैल्यू को सर्च करूंगा इन एवरी लोकेशन, कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो गया यहाँ तक ये। तो अगर मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैं सर्च कर रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट माय एरे इज, और वैल्यू है जी 90, तो 90 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कैसे पता? कंपाइलर की आंखें नहीं है, तुम्हारी हैं, कंपाइलर की नहीं है, कैसे पता लगेगा प्रोग्राम में? सिंगल सिंगल चेक करके। क्लियर हो गया? एक एक एग्जैक्टली मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, किसे? एस को और इसकी लोकेशन की वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा। तो अब अगर मैं इसका प्रोग्राम सोचूं, रेदर मैं इसका फंक्शन सोचता हूं, तो मेरे फंक्शन का नाम है जी
एल सर्च नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च में मैं इस फंक्शन में क्या क्या पास करूंगा, देखो मेन में मेरे पास आ रहे हैं, मेन में मैंने यूजर से पूछ लिया क्या वैल्यू सर्च करनी है, ठीक हो गया। अब यहां मुझे पास करना पड़ेगा फंक्शन में, क्या करूंगा जी, पहले आर लेंगे, तो हमने ए आर ले लिया, ठीक है जी, इसका साइज लेंगे, नेक्स्ट जिस वैल्यू को सर्च करना है वो लेंगे, तो मैंने इस नाम से, और कुछ चाहिए, आरे हो गया, साइज हो गया, जो वैल्यू सर्च करनी है वो सर्च कर लेंगे। अच्छा मिल गया तो क्या कुछ रिटर्न करोगे, इंडेक्स, ना मिला तो उसका तो इंडेक्स ही नहीं होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे जी -1। -1 किसी भी आरे का इंडेक्स, मतलब अगर -1 गया उसको, मतलब उसको नहीं मिला, और अगर उसको 0 से लेकर कोई और पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मतलब उस इंडेक्स पे गया। दिमाग में लॉजिक फिक्स हो गया। करेंगे क्या रिटर्न करना चाहते हैं, तो इट्स ए इंटीजर वैल्यू, ये सुनो क्या लेंगे जी, इंट। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा, क्लैरिटी होगी यहाँ तक। सो व्हाट वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, उस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, एरे, क्या पास कर रहे हैं, साइज ऑफ द एरे, और तीसरा क्या पास कर रहे हैं, द वैल्यू दैट वी वांट टू सर्च, ठीक हो गया जी। अब लूप बताओ जी, क्या लगाएं, फॉर लूप, बोलो जी, बोलो। फॉर कहां से शुरू होगा एरे, 0 से, कहां तक चलेगा, साइज तक, एंड आई प्लस 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 आई, क्या चलेगा, एक ही बात है, ठीक है जी। बोलो जी नेक्स्ट, क्या लिखें। अब मुझे सर्च करना है अपने एस को, ऐसी लिया ना हमने, हाँ, एस को सर्च करना है ARR में, तो हमने कह दिया जी इफ एस इक्वल्स टू ARRI, अगर इसके इक्वल हो गया देन व्हाट, तो हम यहां पे कर देंगे जी रिटर्न आई, मतलब वो इंडेक्स रिटर्न हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, लूप से बाहर, एल्स नहीं लगाएंगे, एल्स लगाएंगे, हाँ या ना, नोट मत करो बेटा, समझो इसको, हाँ जी, एल्स लगाएंगे, क्या लिखें जी एल्स में, फिर एल्स रिटर्न -1, और अब लूप हम अपनी खत्म करते हैं, अब फंक्शन खत्म करते हैं। अब ध्यान देते हैं इस पे, आपके पास एक एरे है, लेट्स टेक एरे ऑफ 5, और रैंडमली मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, तो मुझे नहीं पता मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती जो मैं सर्च कर रहा हूं, बोलो कोई वैल्यू, 3। सो ARR 0, ये सुनो, तो मैंने 3 को सर्च किया जी, 0 पे मिला, नहीं मिला तो आप एल्स पे आगे क्या रिटर्न कर दिया, तो सही किया, हाँ जी बेटा सही किया। मैंने 3 को सर्च किया 10 पे, नहीं मिला, और मैंने कह दिया एल्स रिटर्न -1, नहीं है, ठीक किया, नहीं किया। मुझे ये तब करना चाहिए था जब मैं सारा का सारा एरे चेक कर लूं, मैं सारी वैल्यूज को जब सर्च कर लूं, उसके बाद मुझे एल्स या मुझे रिटर्न -1 करना चाहिए था। क्लैरिटी होगी यहाँ तक ये, इसका मतलब यहाँ पे एल्स पे तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे जी, पहले इफ में सर्च कर लो, उसके बाद सोचेंगे, और यहाँ पे बस अभी तक हमें एल्स नहीं लगा तो लूप हम खत्म कर रहे हैं। अब 3 एग्जिस्ट करता है, फिर आगे ना नहीं पे क्या करेंगे, 3 को कहाँ कंपेयर किया मैंने, 10 से, अभी तो आप ऊपर चले गए जी, आई होगी वैल्यू 1, तो 0 1 2 3 एंड 4, अब 1 कंपेयर हुआ 3 से, करता है एग्जिस्ट, अगले पे फिर 3 करता है जी 2 से, नहीं, फिर 3 5 से कंपेयर हुआ, फिर 3 20 से कंपेयर हुआ, नहीं हुआ ना। अब आई की वैल्यू तो होगी साइज, और यहां से हम आ गए लूप के बाहर, तो जब लूप के बाहर आ गए तो इसका मतलब अगर लूप के बाहर आए हैं मतलब वैल्यू एग्जिस्ट, तभी लूप के बाहर आए हो, क्योंकि अगर वैल्यू मिल जाती तो तुम रिटर्न आई कर चुके होते, यहीं से वापस चले जाता वो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर लिख देंगे जी रिटर्न -1, कोई इफ नहीं कोई एल्स नहीं, और ये मेरा फंक्शन खत्म हो गया। क्लैरिटी होगी यहाँ तक,
दिस इज हाउ वी विल सर्च अ वैल्यू इन द एरे। किसी को डाउट है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही कि कैसे आप सर्च कर रहे हो? तो हम क्या पास कर रहे हैं? एरे, साइज एंड द वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च। ठीक हो गया? मान लो अगर मैं वैल्यू 10 सर्च कर रहा होता, या चलो 1 कर लेते हैं, 1 सर्च कर रहे हैं, 1 एग्जिस्ट करता है? फिर आगे यस सर करता है, चेक करेंगे, चेक करेंगे तो 1 को कंपेयर किया 10 से, तो क्या हुआ? फॉल्स। घूमकर फिर वापस आ गए जी, अब 1 को चेक किया 1 से, कंडीशन जैसी ट्रू आया क्या आया? आई में वैल्यू क्या है? और यहीं से आप सीधा चले गए मेन के पास। यहां से कॉल हुआ था फंक्शन आपका, वहां वैल्यू कोई वैल्यू आई है, इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है। -1 होने को तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? लीनियर सर्च में तो पूछ सकते हो। समझ आ गया? क्लैरिटी हो गई? अब जब हम कंप्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कंप्लेक्सिटी में वी हैव 3 केसेस, राइट? द 3 केसेस आर, द फर्स्ट इज नोन एज बेस्ट केस, सेकेंड इज वर्स्ट केस। अभी इन दोनों पे ही बात करते हैं, एवरेज जो तीसरा है उसकी बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे। इसको थ्योरेटिकली आज समझो कि इनका मतलब क्या है। देखो, अगर मेरे पास डेटा है और मैं कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूं और ये डेटा भी यूजर डाल रहा है और वैल्यू भी यूजर डाल रहा है, क्या आप बता सकते हैं आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? बता पाएंगे? बता पाएंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं? पहले तो नहीं बता पाएंगे ना, सर्च करने के बाद हमें जो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बट इस सिचुएशन में वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं उसका बेस्ट पार्ट क्या होता? कि जो मैं सर्च कर रहा हूं मुझे पहले ही मिल गया। मतलब वो बच्चा जो रोल नंबर 14 सर्च कर रहा था वो पहले ही मिल जाता तो वो आगे पूछता भी नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। दैट इज द बेस्ट पार्ट, सर्चिंग का बेस्ट पार्ट है। अब यहां डाटा की बात नहीं आ रही, डाटा से मैं निकाल रहा हूं कि सर्चिंग का बेस्ट पार्ट क्या है, कि मुझे पहले ही मिल गया। व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट? लास्ट में मिले या मिले ही नहीं, दैट इज अ वर्स्ट पार्ट। कि मैंने इतनी मेहनत की, पूरा का पूरा एरे सर्च किया पर मुझे वो चीज नहीं मिली। व्हाट इज अ एवरेज पेस, एवरेज केस? बीच में कोई केस नहीं होता एवरेज। भाई एवरेज सोचो, तुम बोल मुझे मीडियन रहे हो, बोल एवरेज रहे हो, समझो ध्यान से, सोच एवरेज में जा रही है, बोल मीडियन रहे हो। अब जो उनमें मीडियन बोला ना कि बीच में, अब सुनो ध्यान से, मैं कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूं, मुझे बीच में मिले, दिस एवरेज केस। मार्क्स की एवरेज निकाली होगी अपनी, परसेंटेज निकालनी आती है, एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज? सर हम अपने सारे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो बीच के मार्क्स होते हैं दैट इज माय एवरेज। ये होती है एवरेज। तो तुम्हारे हिसाब से यही बोला तुमने आंसर, बीच का, जो बीच में है दैट इज एवरेज, बीच में मिल जाए तो एवरेज। जो तुमने ये आंसर दिया इट्स कॉल्ड मीडियन, इट्स नॉट एवरेज। स्टैट्स में इसको मीडियन कहते हैं। एवरेज कैसे निकलती है? तुम्हारे मार्क्स की एवरेज कैसे निकालूं? द हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोएस्ट मार्क्स डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द एवरेज केस? तुम्हारे मार्क्स की एवरेज कैसे निकलती है? मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं, इसको रिलेट यहां मत करो, अभी पहले अपने मार्क्स की एवरेज बताओ कैसे निकालते हो? सारे मार्क्स को टोटल करते हो, डिवाइड उतने से करते हो जितने मार्क्स को टोटल किया था, हाँ है ना? यहां का एवरेज केस निकालने के लिए कि मान लो अगर तुमने 10 बार सर्च किया है, 10 बार सर्च किया है, तो पहला जो आपने सर्चिंग की कितना टाइम लगा, दूसरी बार सर्चिंग की कितना टाइम लगा, तीसरी बार सर्चिंग की कितना टाइम लगा, ऐसे 10 बार जब सर्चिंग की कितना टाइम लगा, डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली व्हाट, दैट इज हाउ वी फाइंड आउट व्हाट, एवरेज केस। इसलिए कहते हैं एवरेज केस निकालना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है।
क्योंकि उसके लिए मुझे सारों का ट्रैक रखना पड़ेगा। पर अगर मुझे कोई बेस्ट केस कहता है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं सर, डाटा अगर आपका पहले मिल गया इट इज बेस्ट केस, लास्ट में मिला या मिला ही नहीं तो इट इज, और जब सारी कोशिशों पे क्या रिजल्ट होगा उससे मैं क्या निकालूंगा, एवरेज केस, यहां से एवरेज निकलता। सो वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द मिड वैल्यू, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द मीडियन, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट एग्जैक्टली दैट इज द फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया यहां तक? ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एवरेज केस में हम कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं राइट नाउ, एवरेज केस हमेशा ऐसे निकलता है। इसलिए आपने कभी भी बुक्स में एवरेज केस के बारे में बहुत कम पढ़ा है, सबसे क्या पढ़ते हो, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस के बारे में ही पढ़ते हो, क्योंकि एवरेज में निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया? उसका भी केस होता है पर वो निकालना पड़ेगा। क्लैरिटी होगी यहाँ तक? ये समझ आ गया आज का टॉपिक? कोई डाउट है यहाँ तक? कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी की हम कंप्लेक्सिटी निकालते हैं, कैसे जो आपने सी लैंग्वेज में कितने भी कोड्स पढ़े हैं उनकी हम कंप्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया? ताकि अब से जो भी हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे साथ साथ ही आप क्या निकालेंगे, उसकी कंप्लेक्सिटी निकालेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू।